इस पागल खाने में जब भी कोई मरीज दावा करता कि वो ठीक हो गया है, तो डॉक्टर एक वहशतनाक ठहका लगाकर उसे नजरअंदाज कर देता, जैसे अकल की बात उसके नजदीक सबसे बड़ा मजाक हो। एक दिन मैंने डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर पूरे होश व हवास में कहा कि मैं ठीक हूँ। इस बार वो हंसा नहीं, बल्कि उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त और संजीदा हो गया। उसने झुककर मेरे कान में सर्द आवाज में कहा कि तुम वाकई ठीक हो गए हो, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा, क्योंकि ये अस्पताल पागलों के इलाज के लिए नहीं, बल्कि सफेद रंग की दीवारें और फिजा में रची बसी अद्वियात की मखसूस बू मेरे हवास पर इस तरह तारी थी कि मुझे अपने जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए अपनी ही सांसों की आवाज सुननी पड़ती थी। मेरे सर में एक ऐसी ठेस उठ रही थी जो मुसलसल हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर बरस रही थी और मुझे याद दिलाती थी कि मैं एक ऐसे हादसे का शिकार हुआ हूँ जिसने मेरे माजी, हाल और मुस्तकबिल को धुंधला कर रख दिया है। मैं इस कमरे में कितने दिनों या कितने हफ्तों से कैद था, मुझे कुछ खबर नहीं थी। बस इतना याद था कि जब भी आंख खुलती तो सामने वही सफेद छत और दाएं जानब खुली खिड़की से नजर आने वाला वो सर सब्ज बाग होता था, जहाँ परिंदों की चहचहाट मुझे जिंदगी की उम्मीद सुनाती थी। मगर मेरा अपना अंदर एक वीरान कब्रिस्तान की मानद था, जहाँ यादों के कुतबे मौजूद थे, मगर उन पर लिखी हुई तहरीरें मिट चुकी थी। मैंने करवट बदलने की कोशिश की, मेरे जिस्म में एक शदीद दर्द की लहर दौड़ गई, जिसने मुझे दोबारा बिस्तर पर गिरने पर मजबूर कर दिया। अभी दरवाजे के हैंडल के घूमने की आवाज आई और वो मानूस कदमों की चाप सुनाई दी, जो मेरे लिए किसी मसीहा की आमद से कम नहीं थी। डॉक्टर शहराज कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही पुरसकून और शफकत भरी मुस्कुराहट थी जो मेरे बेचैन दिल को करार बख्शती थी। उनका सफेद कोट बेदाग था और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे यकीन दिलाती थी कि सब ठीक हो जाएगा। वो मेरे बिस्तर के करीब आए और बहुत नरमी से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मेरी नब्ज चेक करने लगे। उनका लिम्स इतना शफीक था कि मुझे अपने वालिद की याद आ गई, जिनका चेहरा अब मेरी यादाश्त में धुंधला हो चुका था। डॉक्टर शहराज ने बहुत धीमे लहजे में मुझसे पूछा कि दानियाल, आज कैसा महसूस कर रहे हो? क्या सर का दर्द कुछ कम हुआ है? उनकी आवाज में एक ऐसा अपनायत का एहसास था जिसने मुझे बोलने का हौसला दिया। मैंने लड़खड़ाती हुई जबान से कहा कि डॉक्टर साहब, जिस्म का दर्द शायद कम हो गया है, मगर दिमाग का बोझ बढ़ता जा रहा है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर गया हूँ और ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा। डॉक्टर शहराज ने इस बात में सर हिलाया और एक कुर्सी खींच कर मेरे करीब बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी टार्च निकाली और मेरी आंखों का मुआयना करने लगे। इस दौरान वो मुसलसल मुझसे बातें करते रहे ताकि मेरा ध्यान बटा रहे। उन्होंने कहा कि देखो दानियाल, तुम्हारे दिमाग पर बहुत गहरा जख्म लगा है और यादाश्त का जाना इसी सदमे का नतीजा है। हमारा दिमाग बहुत सी ऐसी बातों को शऊरी तौर पर भुला देता है जो हमारे लिए तकलीफ देह होती हैं, मगर तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर इस गुत्थी को सुलझाएंगे। बस तुम्हें मुझे पर भरोसा रखना होगा और ताउन करना होगा। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, आपके सिवा मेरा है ही कौन? मुझे तो अपना नाम तक आपने बताया है। अगर आप न होते तो शायद मैं सड़क किनारे मर चुका होता। आप मेरे लिए फरिश्ते से कम नहीं है। डॉक्टर शहराज मुस्कुराए, मगर उनकी मुस्कुराहट में एक गहरी संजीदगी छुपी हुई थी। उन्होंने अपनी जेब से एक नोट
पैड निकाला और वर्क उल्टते हुए बोले कि चलो आज फिर कोशिश करते हैं दानियाल, मैं तुम्हें कुछ इशारे दूंगा, शायद तुम्हारे लाशऊर में कोई दरवाजा खुल जाए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें वो रात याद है जब तुम्हें यहाँ लाया गया था? क्या तुम्हें आग के शोले याद हैं या कोई ऐसी चीज जो तुमने अपने हाथ में मजबूती से थाम रखी हो? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने जहन पर जोर डालने की कोशिश की। मेरे दिमाग के पर्दे पर अंधेरा छाया हुआ था, मगर उस अंधेरे में ही दूर एक सुर्ख रोशनी की लकीर थी। मुझे गाड़ियों के टायरों की चीखें सुनाई दे रही थी और फिर एक जोरदार धमाका मेरे कानों में गूंजने लगा। मैंने अपने सर को दोनों हाथों से थाम लिया क्योंकि दर्द की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने हाँफते हुए कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे आग याद है, बहुत सारी आग और धुआं, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग रहा हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। डॉक्टर शहराज की दिलचस्पी बढ़ गई। उन्होंने फौरन पूछा कि हाँ दानियाल, तुम भाग रहे थे, लेकिन तुम क्यों भाग रहे थे और तुम्हारे हाथ में क्या था? कोशिश करो दानियाल, वो चीज बहुत अहम है, शायद वही तुम्हारी जिंदगी की दौड़ है। मैंने मजीद जोर डाला तो मुझे एक नीले रंग की झलक दिखाई दी, शायद वो कोई फाइल थी या कोई डब्बा, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं उस तस्वीर को वाज़ेह करने की कोशिश करता तो धुएं में तहलील हो जाती। मैंने मायूसी से सर हिला दिया और कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, वो तस्वीर गायब हो गई है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरे पास क्या था, बस खौफ है, बहुत सारा खौफ। डॉक्टर शहराज ने एक गहरी सांस ली और अपना नोट पैड बंद कर दिया। उन्होंने पानी का गिलास उठाकर मेरे होंठों से लगाया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपने आप को थकाओ मत, आज के लिए इतना ही काफी है। तुमने बहुत कोशिश की और यही सबसे अहम बात है। वो चीज जो भी थी वो यकीनन तुम्हारे माजी का कोई अहम हिस्सा है, और जब वो तुम्हें याद आ जाएगी समझ लेना कि तुम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हो। उन्होंने मुझे दवा की एक गोली खिलाई और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब आराम करो, नींद तुम्हारे दिमाग के लिए बेहतरीन मरहम है। मैंने उन्हें जाता हुआ देखता रहा और सोचता रहा कि ये शख्स कितना अजीम है जो मुझ जैसे लावारिस मरीज के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। शफा खाने में हर सहूलत मुयस्सर थी, अमला बहुत ख्याल रखने वाला था और माहौल इतना पुरसकून था कि मुझे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जन्नत में हूँ, मगर फिर वो सवालात मुझे सताने लगते कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या हुआ था। डॉक्टर शहराज कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़े हादसे में बच गया हूँ, मगर मुझे अपने जिस्म पर जख्मों के निशानात तो नजर आते हैं, लेकिन उस हादसे की नोयत याद नहीं आती। बहरहाल मुझे डॉक्टर साहब की बात पर यकीन था। वो कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम है और मेरी यादाश्त भी वक्त के साथ वापस आ जाएगी। दवा के असर से मेरी पलकें भारी होने लगी और मैं नींद की वादी में तरता चला गया, जहाँ सुकून तो था मगर जवाब नहीं थे। कमरे में छाई हुई खामोशी और बाहर बाग से आने वाली हवा के झोंके मुझे थपकियां दे रहे थे, और मैं इस उम्मीद पर सो गया कि शायद कल का सूरज मेरी यादों के अंधेरे को मिटा देगा और मैं डॉक्टर साहब को वो खुशखबरी सुना सकूंगा जिसका वो इतनी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, ताकि मैं उनका एहसान चुका सकूं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। मुझे क्या खबर थी कि मेरी ये यादाश्त ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, और जिस मसीहा के गुण मैं गा रहा था वो दरअसल मेरी उसी यादाश्त का मुंतजिर था। मगर फिलहाल मेरे जहन खाली था और मेरा दिल डॉक्टर शहराज की अकीदत से लबरेज था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और मैं
उस सफेद कैद खाने में अपनी यादाश्त के टुकड़े जोड़ने की नाकाम कोशिश करता रहा। सूरज रोजाना निकलता और ढल जाता, मगर मेरी दुनिया सिर्फ उस कमरे और खिड़की से नजर आने वाले बाग तक महदूद थी, जिसकी हरियाली मेरी आंखों को तो सुकून देती थी, मगर मेरे दिमाग में मचे हुए तूफान को कम करने में नाकाम थी। डॉक्टर शहराज का आना अब मेरे दिन का सबसे अहम वाकया बन चुका था। वो मेरे लिए सिर्फ एक मालिज नहीं थे, बल्कि इस तन्हाई के सराह में मेरा वहद सहारा थे। उनकी बातें, उनका धीमा लहजा और उनकी मुसलसल हौसला अफजाई मुझे जीने की उम्मीद दिलाती थी, वरना शायद मैं मायूसी के अंधेरों में हो चुका होता। इलाज का सिलसिला बदस्तूर जारी था और हर रोज डॉक्टर साहब नए तरीकों से मेरे जहन के बंद दरीचों को खोलने की कोशिश करते। वो कभी मेरे लिए रंग बिरंगी तस्वीरें लाते, जिनमें शहर के मुख्तलिफ मकामात की झलकियां होती, और कभी मुझे पुराने अखबारात के राशे दिखाते, ताकि शायद कोई मानूस खबर मेरी यादाश्त को झंझोड़ सके। एक दिन वो अपने साथ एक बहुत बड़ा एल्बम लेकर आए, जिसमें मुख्तलिफ इमारतों और पार्कों की तस्वीरें थी। उन्होंने बहुत नरमी से एल्बम को खोला और एक एक करके सफा पलटने लगे। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे वो मेरे असरात में किसी छुपे हुए राज को पढ़ने की कोशिश कर रहे हूँ। मैं हर तस्वीर को गौर से देखता और फिर नफी में सर हिला देता, क्योंकि वो जगह मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। भी एक तस्वीर पर मेरी नजर रुक गई। उस शहर के वस्त में वाकया एक कदीम क्लॉक टावर की तस्वीर थी, जिसकी ऊंची दीवारें और बड़ी घड़ी मुझे किसी धुंधले ख्वाब की तरह याद आने लगी। तस्वीर देखते ही मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई और माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस जगह पर जा चुका हूँ और वहाँ कुछ बहुत अहम हुआ था। डॉक्टर शहराज ने मेरी हालत में तब्दीली महसूस कर ली और वो फौरन चौकन्ने हो गए। उन्होंने कुर्सी थोड़ी आगे खिसकाई और मेरे करीब होकर बोले, दानियाल, क्या तुम इस जगह को पहचानते हो? गौर करो, ये जगह तुम्हारे लिए क्यों अहम है? क्या तुम यहाँ किसी से मिलने गए थे या तुमने यहाँ कुछ छुपाया था? उनके सवालात की बौछार ने मेरे दिमाग पर दबाव बढ़ा दिया। मुझे याद आया कि उस रात बारिश हो रही थी और आसमान पर बिजली कड़क रही थी। मैं बुरी तरह कांप रहा था और मेरे पीछे कुछ लोग थे जिनके चेहरे मुझे याद नहीं आ रहे थे। बस उनके कदमों की भारी आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं इस क्लॉक टावर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और मेरे हाथ में एक छोटी सी चीज थी, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा अजीज समझ रहा था। मगर वो चीज क्या थी और मैं उसे वहाँ क्यों लेकर गया था, ये हिस्सा मेरे जहन से मुकम्मल तौर पर गायब था। मैंने बेबसी से अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया और कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस इतना याद है कि मैं वहाँ था और मैं बहुत डरा हुआ था। डॉक्टर शहराज के चेहरे पर एक लम्हे के लिए मायूसी के साए लहराए, मगर उन्होंने फौरन खुद पर काबू पा लिया और मुझे पानी का गिलास पेश किया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं दानियाल, तुमने बहुत अच्छा किया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि तुम्हें वो जगह याद आ गई है। अब हमें बस ये ढूंढना है कि उस जगह का तुम्हारे उस हादसे से क्या ताल्लुक है। वो मुझे तसल्ली दे रहे थे, मगर मुझे उनकी आवाज में एक अजीब सी जिलत महसूस हो रही थी, जैसे वो चाहते हूँ कि मैं फौरन सब कुछ उगल दूं। शायद वो मेरी सेहत याबी के लिए इतने फिक्रमंद थे कि उनका सब्र जवाब दे रहा था। मैंने खुद को मुलामत की कि मैं कितना कमजोर और नकारा हूँ, जो अपने मोहसिन की इतनी मदद भी नहीं कर पा रहा। वो मेरे लिए अपनी नींदें हराम कर रहे थे और मैं उन्हें एक छोटा सा जवाब दे
लेने से कासिर था। उस रात मैं देर तक जागता रहा और खिड़की से बाहर चांद को तकता रहा। डॉक्टर की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वो कहते थे कि दानियाल, वो एक छोटी सी तफसील, वो एक छोटा सा कोड या जगह का नाम तुम्हारी आजादी की चाबी है। जैसे ही तुम्हें वो याद आ जाएगा, हम तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास भेज देंगे। घर का नाम सुनकर मेरे सीने में एक होक सी उठी थी। मुझे याद नहीं था कि मेरे घर वाले कौन है, मगर एक एहसास था कि कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। कोई माँ होगी जो मेरे लिए रो रही होगी, कोई बहन होगी जो दरवाजे पर नजरें जमाए बैठी होगी। ये ख्यालात मुझे तड़पाते थे और मैं खुद से अहद करता कि मैं जरूर याद करूंगा। अगले चंद हफ्तों में डॉक्टर शहराज ने थेरापी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। वो मुझे अब ऐसी दवाइयां भी देने लगे थे जिनके खाने के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था और मैं नीम गनूदी की हालत में चला जाता था। वो कहते थे कि ये दवाइयां मेरे लाशऊर को जगाने के लिए हैं। उनकी साजिशें के दौरान वो मुझसे बार बार वही सवालात पूछते कि दानियाल, वो नीली फाइल कहाँ है? दानियाल, तुमने वो किस जगह छुपाई थी? मुझे समझ नहीं आती थी कि वो किस फाइल या चुप की बात कर रहे हैं, मगर मेरे लाशऊर में ही न कहीं इन अल्फाज की गूंज मौजूद थी। कभी कभी मुझे लगता कि मैं डॉक्टर साहब को मायूस कर रहा हूँ। वो मेरे इलाज पर इतना खर्च कर रहे थे, मुझे बेहतरीन खाना खिलाते थे, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि जब मुझे सर्दी लगती वो खुद आकर मेरे लिए कंबल दुरुस्त करते। इतना ख्याल तो शायद कोई अपना भी ना रखता जितना ये अजनबी डॉक्टर रख रहा था। एक बार मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, आप मुझ जैसे मामूली इंसान के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं? उन्होंने बड़ी शफकत से मुस्कराते हुए कहा था कि दानियाल, तुम मामूली नहीं हो, तुम बहुत खास हो। तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी मालूमात महफूज है जो बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकती है, इसलिए तुम्हारा ठीक होना बहुत जरूरी है। उनकी इस बात ने मुझे मजीद उलझन में डाल दिया था कि आखिर मेरे पास ऐसी कौन सी मालूमात हो सकती हैं। मैं तो एक आम सा लड़का हूँ, मगर फिर मैंने सोचा कि शायद हादसे से पहले मैं किसी अहम ओहदे पर फैज हूँगा, शायद मैं कोई सरकारी अफसर हूँगा, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे अपनी अहमियत का एहसास होने लगा और मैंने थेरापी में मजीद दिलजमी से हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मौसम बदल रहा था और बाग के दरख्तों के जर्द होकर गिर रहे थे, मगर मेरी हालत में कोई खास बेहतरी नहीं आ रही थी, सिवाय इसके कि अब मुझे क्लॉक टावर के ख्वाब कसरत से आने लगे थे। ख्वाब में देखता कि मैं उस टावर की दीवार के साथ कुछ कर रहा हूँ, मेरे हाथ मिट्टी में लथपथ हैं और मैंने एक ईंट उखाड़ी है, मैं वहाँ कुछ रख रहा हूँ और फिर भाग रहा हूँ। ये ख्वाब इतना वाज़ेह होता कि मैं पसीने में शराबोर होकर उठ बैठता, मगर जब जागता तो ये याद नहीं रहता कि मैंने वहाँ क्या रखा था। मैं डॉक्टर को ये ख्वाब सुनाता तो वो बहुत गौर से सुनते और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती। वो मुझसे पूछते कि दानियाल, क्या तुम्हें वो ईंट याद है? वो दीवार के किस हिस्से में थी, ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं? मैं सर झुका लेता और कहता कि नहीं डॉक्टर साहब, बस धुंधला सा याद है। वो मुझे कहते कि जोर डालो दानियाल, वहीं तुम्हारी मंजिल है। कभी कभी उनका लहजा सख्त हो जाता और वो मुझे झंझोड़ते कि मैं याद करना होगा, वरना हम कभी ऐसे नहीं निकल पाएंगे। मैं उनके गुस्से को उनकी मोहब्बत और फिक्र समझता और माफी मांग लेता कि मैं मजीद कोशिश करूंगा। मुझे लगता था कि वो मेरी भलाई के लिए ही सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे इस अजियतनाक हालत से निकालना चाहते हैं। दिन इसी कशमकश में गुजर रहे थे। मुझे यकीन था कि जिस दिन मुझे सब याद आ जाएगा वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन होगा और डॉक्टर शहराज मुझे गले लगाकर मुबारकबाद देंगे। फिलहाल तो मैं सिर्फ एक वफादार मरीज की तरह अपने मसीहा की उंगली थामे
अपनी यादाश्त के तारीख गारों में भटक रहा था। वो रोशनी की उस किरण को तलाश कर रहा था जो दरअसल एक जलती हुई आग थी जो मुझे खाक सतर करने के लिए तैयार थी। मेरी हर सुबह इस उम्मीद के साथ होती कि शायद आज वो पर्दा उठ जाए और मेरी हर रात इस दुआ के साथ गुजरती कि डॉक्टर साहब की मेहनत रायगा न जाए। मैं अपनी ही कब्र खोदने में मसरूफ था और उसे आजादी का रास्ता समझ रहा था। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक और बाहर बरसती बारिश का शोर सुनाई दे रहा था। मैं डॉक्टर शहराज के दफ्तर के दरवाजे पर खड़ा हाँप रहा था, मगर मेरे चेहरे पर पता की एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो महीनों बाद नमूदार हुई थी। मेरे दिल में उम्मीद के चिराग जल रहे थे और मुझे यकीन था कि भी डॉक्टर साहब अपनी कुर्सी से उठेंगे और मुझे गले लगाकर मुबारकबाद देंगे। दानियाल, तुमने कर दिखाया, तुमने वो नामुमकिन काम कर दिया जिसके लिए हम दोनों इतने अरसे से जद्दोजहद कर रहे थे। मैंने जोश के मारे मजीद एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी सांसों को काबू में करते हुए दोबारा बोलना शुरू किया। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप यकीन नहीं करेंगे कि भी कुछ देर पहले जब बिजली कड़की तो मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। वो घंटा घर शहर के पुराने हिस्से में वाक़ है, उसकी पिछली दीवार और वो तीसरी ईंट जिसके पीछे मैंने वो नीली चिप छुपाई थी, मुझे सब कुछ ऐसा याद आ गया है जैसे मैं अभी वहां से होकर आया हूँ। मुझे वो नंबर भी याद आ गए हैं जो इस चिप को खोलने के लिए दरकार थे। मैं अब बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरा सर का दर्द खत्म हो गया है, मैं अपने आप को हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ। आपकी मेहनत ज़ाय नहीं गई, मैंने वो राज पा लिया है। मैंने ये सब एक ही सांस में कह दिया और फिर उम्मीद नजरों से डॉक्टर के रद्द अमल का इंतजार करने लगा। मुझे तवक्को थी कि उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाएगी, वो शायद फोन उठाकर मेरे घर वालों को कॉल मिलाएंगे, शायद अमले को बुलाकर मेरी डिस्चार्ज की तैयारी का हुक्म देंगे। मैंने सोच रखा था कि मैं जाते हुए उनका शुक्रिया कैसे अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ जैसे लावारिस और भोले भटके इंसान को पनाह दी और मेरा इलाज किया। मैं तो उनका एहसान मंद था कि उन्होंने मुझे पागल खाने के बजाय पुरताइश जगह पर रखा जहां मुझे घर जैसा माहौल मिला। मगर जैसे ही मैंने अपनी बात मुकम्मल की, मुझे डॉक्टर शहराज के चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। वो अपनी कुर्सी पर खामोश बैठे मुझे टिकटिकी बांधे देख रहे थे। उनके होंठों पर जो हमेशा एक नरम और हौसला अफजा मुस्कुराहट रहती थी, वो अचानक गायब हो गई थी। उसकी जगह एक ऐसी सर्द मेहरी और संजीदगी ने ले ली थी जिसे देख कर मेरे अंदर की खुशी कुछ मध्यम पड़ने लगी। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक मालिज की आंखों में मरीज की शफायाबी पर होती है, बल्कि उनकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी और सटाप हो गई थी। उन्होंने धीरे से अपना कलम मेज पर रखा और अपनी ऐनक उतार कर साफ करने लगे। कमरे का दर्जा हरारत जैसे अचानक गिर गया हो और मुझे सर्दी लगने लगी। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या आप खुश नहीं हैं? मैंने तो वो सब याद कर लिया है जो आप चाहते थे, अब तो मैं अपने घर जा सकता हूँ ना? डॉक्टर शहराज ने ऐनक दोबारा आंखों पर लगाई और एक लंबी आह भरी। उन्होंने मेज की दराज खोली और उसमें से तलाश करने लगे। मैं समझा कि शायद वो मेरी डिस्चार्ज स्लिप निकाल रहे हैं या कोई फाइल ढूंढ रहे हैं जिस पर दस्तखत करके वो मुझे आजादी का परवाना देंगे। मेरा दिल अब भी उनके बारे में मुस्बत सोच रहा था, क्योंकि मेरा जहन इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरा मसीहा कुछ और भी हो सकता है। मैंने सोचा शायद वो इसलिए संजीदा है कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा, शायद वो मेरी हालत के बारे में मजीद तसल्ली करना चाहते हैं। मैंने जल्दी से कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां ले जाकर वो जगह दिखा सकता हूँ। मैं अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, मेरा
दिमाग 100% काम कर रहा है। मुझे अब किसी दवा की जरूरत नहीं है, बस मुझे मेरे घर वालों के पास भेज दे, वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। डॉक्टर साहब ने मेरी बात सुनकर एक अजीब सी नजर मुझ पर डाली, जिसमें तरस या रहम का इशारा नहीं था, बल्कि एक शिकारी की सी चमक थी जो अपने शिकार को जाल में फंसा हुआ देखकर मुतमईन होता है। उन्होंने दराज से हाथ बाहर निकाला, मगर उनके हाथ में कोई कागज या फाइल नहीं थी, बल्कि एक स्याह रंग की धाती चीज थी जिसकी नाली का रुख मेरी तरफ था। मेरे जहन को यह समझने में कुछ लम्हे लगे कि वो एक सलंसर लगा पिस्तौल है। मेरे दिमाग मौफ हो गया और मैं पत्थर का होकर रह गया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट जम गई और हलक में अल्फाज फंस गए। ये क्या हो रहा था? डॉक्टर शहराज मेरे ऊपर बंदूक तान रहे थे। क्या ये कोई मजाक था या मेरे इलाज का कोई नया और अजीब तरीका था? मैंने कांपती आवाज में कहा कि डॉक्टर साहब, ये क्या है? आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं दानियाल हूँ, आपका मरीज। मैं ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर शहराज ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और उनके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कुराहट उभरी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये वो मुस्कुराहट नहीं थी जो मैं रोज देखता था, ये किसी दरिंदे की मुस्कुराहट थी। उन्होंने पिस्तौल का रुख सीधा मेरी पेशानी की तरफ किया और इंतहाई सुकून से बोले कि दानियाल, तुम वाकई ठीक हो गए हो और यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आज तुम पागल ही रहते तो शायद चंद दिन और जिंदा रह लेते, मगर तुमने अपनी यादाश्त वापस लाकर अपनी मौत के परवाने पर खुद दस्तखत कर दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई अस्पताल है और मैं कोई समाजी कारकुन हूँ जो तुम जैसे बेकार लोगों का इलाज मुफ्त में करता फिरूंगा? अरे बेवकूफ, ये कोई शफा खाना नहीं है, बल्कि ये हमारी तंजीम का सेफ हाउस है और हम तुम्हारा इलाज नहीं कर रहे थे, बल्कि हम तो सिर्फ का इंतजार कर रहे थे जो तुमने चुराई थी और कहीं छुपा दी थी। पागलों से राज नहीं उगलवाए जा सकते, इसलिए हमें तुम्हारे अक्लमंद होने का इंतजार करना पड़ा। हमने तुम पर इतना पैसा और वक्त सिर्फ इसलिए खर्च किया ताकि तुम वो जगह याद कर सको, और अब जबकि तुमने खुद अपने मुंह से बता दिया है कि वो चिप घंटा घर की दीवार में है, अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई है। एक सेहतमंद गवाह हमारे लिए खतरा होता है दानियाल, और हम खतरात को जिंदा नहीं छोड़ते। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे लगा जैसे मैं किसी खौफनाक ख्वाब में हूँ। डॉक्टर के अल्फाज मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतर रहे थे। वो जिसमें रिश्ता समझ रहा था वो तो मौत का सौदागर निकला। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मुझे अपनी बेवकूफी पर शदीद गुस्सा आने लगा कि मैं खुद चलकर शेर के कछार में आ गया था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। मौत मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर ने दूसरे हाथ से फोन का रिसीवर उठाया और किसी नंबर को डायल करते हुए मेरी आंखों में देखा। उनकी नजरों में मौत का फैसला वाज़ेह था और मैं जान गया था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मेरी यादाश्त ही मेरा जुर्म बन गई थी और मेरी शफा याबी मेरी मौत की वजह थी। डॉक्टर शहराज के हाथ में मौजूद फोन के रिसीवर से निकलने वाली आवाजें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी और उनकी जबान से अदा होने वाले अल्फाज मेरी मौत का फैसला सुना रहे थे। मैं सकते के आलम में वहीं खड़ा था जहां कुछ लम्हे पहले मैं अपनी नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आया था। डॉक्टर ने फोन पर इंतहाई सर्द मेरी से कहा कि बॉस, काम हो गया है, लोकेशन कंफर्म है, पुराना घंटा घर, पिछली दीवार और तीसरी ईंट, लड़के ने सब उगल दिया है, अब उसकी जरूरत नहीं रही, उसे मैं यही ठिकाने लगा रहा हूँ। आप लोग माल बरामद कर लें। फोन रखने के बाद डॉक्टर शहराज ने मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखों में वही दरिंदगी थी जो मैंने कभी किसी कसाब की आंखों में भी नहीं देखी थी। उन्होंने बड़ी बेनियाजी से अपनी मेज पर से एक सिगरेट सुलगाया और धुएं का मरगुल्ला फिजा में
बिखरते हुए बोले, दानियाल तुम बहुत ज़हीन हो, मगर अफसोस कि तुम्हारी ज़हानत तुम्हारी मौत बन गई है। तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम पर ये लाखों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या हम कोई खैराती इदारा है या तुम हमारे कोई लाडले रिश्तेदार हो? अरे बेवकूफ, तुम तो हमारी वो तिजोरी थे जिसकी चाबी गुम हो गई थी और हम बस उस चाबी के मिलने का इंतजार कर रहे थे। अब जब के चाबी मिल गई है तो तिजोरी को तोड़ने में क्या हर्ज है? मैंने अपनी खुश्क जबान को तालू से अलग करने की कोशिश की और हल्काते हुए कहा कि मगर डॉक्टर साहब, वो हादसा, वो मेरी बीमारी और आपकी इतनी मोहब्बत, क्या वो सब झूठ था? डॉक्टर शहराज ने एक कहका लगाया जो उस छोटे से कमरे की दीवारों से टकराकर वापस मेरी समातों को चीर गया। उन्होंने कहा कि कौन सा हादसा? दानियाल, कोई हादसा नहीं हुआ था, वो तो हमने तुम्हें गोली मारी थी जब तुम हमारी तंजीम का सबसे अहम डेटा लेकर भागते थे। गोली तुम्हारे सर को छूकर गुजरी थी जिससे तुम्हारी यादाश्त चली गई थी। हम तुम्हें वहीं मार देते, मगर मसला ये था कि तुमने वो डेटा चिप ही छुपा दी थी। मरने के बाद वो राज भी तुम्हारे साथ चला जाता, इसलिए हमें तुम्हें जिंदा रखना पड़ा। हम तुम्हें यहाँ लाए और तुम्हारे दिमाग की सर्जरी की ताकि तुम जिंदा रह सको, और फिर हमने तुम्हें एक मसनूई माहौल दिया ताकि तुम्हारा दिमाग पुरसकून रहे, यादाश्त वापस आ सके। ये बाग, ये परिंदे, ये नर्सें, सब एक ड्रामा था। सब हमारी तनख्वाहदार मुलाजिम हैं जिनका काम सिर्फ तुम्हें ये यकीन दिलाना था कि तुम एक मरीज हो, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ। मैंने जो दवाइयाँ तुम्हें दी वो तुम्हारे इलाज के लिए नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारे हिसाब को काबू में रखने के लिए थी ताकि तुम भाग न सको और सिर्फ मुझ पर इन्हिसार करो। तुमने देखा नहीं कि पूरे अस्पताल में तुम्हारे सिवा कोई और मरीज क्यों नहीं था? क्योंकि ये कोई अस्पताल नहीं बल्कि मेरा जाती फार्म हाउस है जिसे मैंने कैद खाने में बदल दिया था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे वो तमाम दिन और रातें याद आने लगी जब मैं तन्हाई में रोता था और डॉक्टर शहराज आकर मुझे दिलासा देते थे। वो सब एक सोची समझी साजिश थी। वो मेरे आंसुओं पर नहीं बल्कि मेरी यादाश्त पर पहरा दे रहे थे। मुझे अपनी बेवकूफी और बेबसी पर रोना आ रहा था कि मैंने अपने कातिल को अपना खुदा मान लिया था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा जो मजबूती से बंद था और खिड़की के बाहर वो बाग जो अब मुझे किसी कब्रिस्तान की तरह वीरान लग रहा था। मैंने भागने का सोचा मगर डॉक्टर के हाथ में मौजूद पिस्तौल का रुख मेरी तरफ था और उनकी उंगली ट्रिगर पर थी। उन्होंने धुएं का कश लेते हुए कहा कि दानियाल, तुम एक अच्छे आदमी थे मगर तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया था। अगर तुम चिप न चुराते तो शायद आज तुम अपने घर पर होते, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी यादाश्त वापस आने का मतलब है कि अब तुम हमारे लिए खतरा बन चुके हो। एक गूंगा, बहरा और भुलक्कड़ दानियाल हमारे लिए मुफीद था, मगर एक अक्लमंद और होशियार दानियाल हमारी मौत है और हम अपनी मौत से पहले दूसरों को मारने के कायल हैं। मैंने जिंदगी की भीख मांगने के लिए हाथ जोड़े और कहा कि डॉक्टर साहब, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। खुदा के लिए मुझे मत मारे, मैंने तो आपको वो जगह बता दी है, अब मेरी जान बख्श दे। डॉक्टर शहराज के चेहरे पर रहम का कोई शाबा नहीं था। उन्होंने पिस्तौल को मजीद सीधा किया और बोले कि मुर्दा लोग सबसे बेहतरीन राजदान होते हैं। दानियाल, तुम बाहर जाकर पुलिस को बता सकते हो, दोबारा हमें ब्लैकमेल कर सकते हो। हम खतरा मोल नहीं लेते, ये असूल है हमारा। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें एक पुरसकून मौत मिल रही है, वरना हम गद्दारों का जो हशर करते हैं वो तुम सोच भी नहीं सकते। ये कहकर उन्होंने अपनी कुर्सी से उठने की जहमत भी नहीं की, बस वहीं बैठे बैठे निशाना लिया। मुझे लगा कि वक्त थम गया है। मेरी आंखों के सामने मेरी वो तमाम कोशिशें आ गई जो मैंने यादाश्त वापस लाने के लिए की थी। काश मैं कोशिश न करता, काश मैं वहीं रुक जाता, काश मैं पागल ही रहता, शायद चंद सांस और ले लेता। मेरी शफायाबी ही मेरा जुर्म बन गई थी और मेरा हाफजा ही मेरा जलाद साबित हुआ था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने रब को याद करने लगा, क्योंकि अब कोई इंसानी ताकत मुझे नहीं बचा सकती थी। कमरे में एक जोर
जोरदार धमाका हुआ और मेरे सीने में एक गर्म लोहे की सलाख उतरती हुई महसूस हुई। मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ, बस एक झटका लगा और मैं फर्श पर गिर गया। मेरे कानों में आखिरी आवाज डॉक्टर शहराज के जूतों की थी जो मेरे करीब आ रहे थे। उन्होंने मेरे झुककर मेरी नब्ज देखी और इत्मीनान से बोले कि चलो किस्सा तमाम हुआ, अब जाकर वो चिप निकाल लाते हैं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उस अंधेरे में मुझे वो क्लॉक टावर नजर आ रहा था जिसकी दीवार में मेरी मौत का सामान छुपा था। मैंने आखिरी बार सांस लेने की कोशिश की मगर मेरा दम घुट रहा था। फर्श की ठंडक मेरे वजूद में सराहियत कर रही थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई ठीक हो गया हूँ और इसलिए अब मुझे मरना होगा। ये दुनिया अक्लमंदों के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ वही जिंदा रह सकते हैं जो आंधे, बहरे और गूंगे बन कर रहे। सच बोलने और सच जानने की कीमत सिर्फ मौत है और मैंने वो कीमत अदा कर दी थी। मेरी रूह मेरे जिस्म से परवाज कर रही थी। मैं इस झूठी दुनिया, इस फरेबी मसीहा को हमेशा के लिए छोड़कर उस अब्दी सुकून की तरफ जा रहा था जहाँ कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई डॉक्टर शहराज नहीं था, बस अब्दी खामोशी थी। यही मेरा अंजाम था। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मज़ीद इस तरह के सबक अमवाज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल AQ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।